नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रानी चौबोली। रानी चौबोली, चित्रांकन चौहान स्टूडियो, लेखक महेंद्र जैन। उज्जैनी नगरी के राजा भोज की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके राज्य में सर्वत्र प्रजा सुखी व संपन्न थी। यूं तो राजा भोज गुणों के खान थे, किंतु पशु पक्षी व जीवों की बोली समझ लेने का उनमें अद्भुत गुण था। एक दिन भोजन के दौरान एक छोटी सी चींटी उनकी थाली से भोजन का दाना लेकर भाग छूटी। उसी क्षण एक अन्य चींटी ने पहली चींटी के मुंह से भोजन का दाना छीन लिया। तब, यह क्या करती हो बहन? अपनी ही जाति की बहन के मुंह से दाना छीनती हो? हिम्मत है तो मेरी तरह राजा भोज की थाली से अन्न चुरा कर दिखाओ। यह सुनकर राजा भोज हंस पड़े। हा, यह भी खूब कही। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं प्रिय, बस यूं ही हंसी आ गई। राजा के उत्तर को महारानी ने अपना अपमान समझा और वो राजा की हंसी का कारण जानने की जिद लेकर बैठ गई। अब राजा भोज परेशान हो गए। उफ, यह कैसा हट लेकर बैठ गई महारानी। यदि मैं इसे चींटी की बात बता दूंगा तो मेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं पशुओं की बोली जानने का रहस्य किसी और को नहीं बता सकता। अब यदि मरना ही है तो क्यों न गंगा में डूब कर मरूं, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। राजा भोज गंगा की तरफ बढ़े चले जा रहे थे कि तभी, सुनो जी, राजा भोज अपनी पत्नी के कारण गंगा में डूबने जा रहा है। क्या तुम भी मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? यह तो मेरे ही बारे में बातचीत कर रहे हैं, जरा सुनो आगे क्या कहते हैं। बकरी की बात सुन राजा भोज छिटक गए। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं राजा भोज जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के कारण आत्महत्या करने पर उतारू हो जाऊं। यह सुनते ही राजा भोज उल्टे पांव राजमहल लौट आए और महारानी से बोले, मुझे तुम्हारे कारण आत्महत्या नहीं करनी महारानी। तुम मरना चाहो तो मरो, मैं दूसरी पत्नी ले आऊंगा। अच्छा, जरा चौबोली को लाकर दिखाओ तो जानूं। चौबोली? कौन चौबोली? वही पड़ोसी देश की राजकुमारी जो हमेशा चुप रहती है, जिसकी शर्त है कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो एक ही रात में 4 बार उसे बोलने पर मजबूर कर देगा, अन्यथा वह व्यक्ति जीवन भर उसके महल में झाड़ू लगाएगा। चौबोली। राजा भोज अपने कक्ष में पहुंचे। खापरिया चोर, मणिक, बेताल, जुआरी। खापरिया चोर, मणिक, बेताल व जुआरी राजा भोज के अच्छे मित्र व विभिन्न रूप बदलने में निपुण थे। अगले क्षण, कहो राजा भोज, मित्रों को कैसे याद किया? एक गहन समस्या आ खड़ी हुई है। महारानी ने हमें राजकुमारी चौबोली को ब्याह कर लाने की चुनौती दी है। अब हमें चौबोली का मुंह एक ही रात में 4 बार खुलवाना है, तभी उससे हमारा विवाह होगा। हमें क्या करना होगा राजा भोज? ध्यान से मेरी योजना सुनो। उसके बाद राजा भोज चारों को आवश्यक निर्देश देने लगे। अगले दिन वे पांचों भेष बदलकर पड़ोसी राज्य में जा पहुंचे। तुम सबको अपना अपना काम अच्छी तरह याद है ना? हाँ राजा भोज। बहुत अच्छा, अब तुम चारों जाओ। रात को चौबोली के कक्ष में हमारी मुलाकात होगी। चारों मित्रों को अपना अपना काम समझाकर राजा भोज सीधे पड़ोसी राज्य के राज दरबार में पहुंच गए। प्रणाम महाराज। कहो युवक, हमसे क्या चाहते हो? महाराज, मैं राजकुमारी चौबोली की शर्तें पूरी कर उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह काम इतना आसान नहीं है युवक। आज तक कोई हमारी बेटी का मुंह नहीं खुलवा पाया है। उल्टे कई युवक अब महल में झाड़ू लगाने का कार्य कर रहे हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है महाराज, मुझे एक मौका तो दीजिए। आखिरकार राजा भोज को राजकुमारी चौबोली के कक्ष में पहुंचा दिया गया। वाह, राजकुमारी चौबोली बिल्कुल आसमान से उतरी परी लगती है। रात का प्रथम पहर शुरू हो चुका था। चौबोली तो कुछ बोलती नहीं। अब मेरा समय कैसे व्यतीत होगा? क्या इस कक्ष में कोई नहीं जो मुझसे बातें कर सके? क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं बातचीत करूंगा तुमसे। दीपक को बोलता देख सन रह गई चौबोली। कमाल है, यह दीपक कैसे बोलने लगा? पहले तो कभी इसे बोलते नहीं देखा। हकीकत यह थी कि राजा का अभिन्न मित्र खापरिया चोर ही दीपक के रूप में आले में जमा बैठा था। सुनकर राजा भोज मुस्कुरा उठे। वाह दीपक, चौबोली से तो तू ही अच्छा है। चल, रात काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, अत्यंत निर्धन।
2 जून की रोटी भी बेचारे को नसीब न थी। उसे अपनी पत्नी समेत ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा स्वामी? आपको जीविकापार्जन के लिए किसी दूसरे नगर में जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं कल ही निकल पड़ूंगा। सूर्य उदय की पहली किरण के साथ ही ब्राह्मण ने वह नगर छोड़ दिया। चलते चलते वह उस जगह आ पहुंचा जहां 4 मार्ग आकर मिलते थे, यानी चौराहे पर पहुंचा वह। प्रत्येक मार्ग से एक एक व्यक्ति इधर ही आ रहा है। कौन हो सकते हैं ये? इनका परिचय जानना चाहिए। कहो भाई, आप तीनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम मंगलू पढ़ई है, मैं धन कमाने निकला हूँ। मेरा नाम श्यामू है, मैं दर्जी हूँ। मैं भी रोजी रोटी की तलाश में किसी दूसरे नगर जा रहा हूँ। मेरा नाम सोना जोहरी है, रोजी रोटी कमाना ही मेरा भी उद्देश्य है। वाह, हम चारों का लक्ष्य एक ही है। क्यों न हम साथ साथ किसी नगर में चलकर धन अर्जित करें, एक से भले 4। ब्राह्मण की बात सबको जमी। चारों किसी समृद्ध नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। अब क्या होगा मित्रों? इस समय हम बियावान जंगल में हैं और यहाँ पर पग पग पर हिंसक जंगली जीवों का खतरा है। तब हमें रात यहीं काटनी होगी। 3 व्यक्ति सोएंगे और एक व्यक्ति पहरा देगा। फिर अगले प्रहर में दूसरे व्यक्ति की बारी आएगी। ब्राह्मण की बात सबको जमी। सर्वप्रथम पहरा देने की बारी बढ़ई की थी। ये लोग तो सो गए, अब मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं? क्यों न इस लकड़ी के तने को काट पीट कर एक सुंदर नारी की प्रतिमा बना दूं। बढ़ई प्रतिमा बनाने में जुट गया। सचमुच बढ़ई के हाथों में गजब का जादुई हुनर था। मशीनी गति से चल रहे थे उसके हाथ। ज्यों-ज्यों रात का प्रथम पहर बीतता गया, लकड़ी का वह तना एक सुंदर प्रतिमा का रूप लेने लगा। प्रथम प्रहर समाप्त होते होते प्रतिमा पूर्ण हो चुकी थी। द्वितीय प्रहर शुरू हुआ। अब तुम्हारी बारी है मित्र। बढ़ई के सोते ही दर्जी की निगाहें प्रतिमा पर जम गई। इतनी सुंदर प्रतिमा अवश्य बढ़ई ने बनाई होगी, किंतु कपड़ों के बिना इसका सौंदर्य अधूरा है। मैं इस अद्भुत प्रतिमा के लिए अपने जीवन के सबसे अच्छे वस्त्र तैयार करूंगा। दर्जी तो जैसे सुध बुध खो बैठा था। सुई चुभने से उसकी उंगलियां रक्त से सन चुकी थी, किंतु उसे अपने दर्द की परवाह कहाँ थी। द्वितीय प्रहर बीतते बीतते उसने प्रतिमा को वह सुंदर पोशाक पहना दी। वाह, अब सचमुच सौंदर्य की देवी लग रही है। थकान से चूर हो चुका हूँ। तृतीय प्रहर भी शुरू होने वाला है। उठो मित्र, अब पहरा देने की बारी तुम्हारी है। कुछ ही क्षणों में दर्जी के खर्राटे गूंज रहे थे। इतनी सुंदर प्रतिमा, अवश्य यह बढ़ई व दर्जी के हाथों का कमाल है। यदि इसके शरीर पर गहने होते तो इसके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते। मेरे पास कुछ पुराने गहने पड़े हैं, जिन्हें मैं चमकाकर इस प्रतिमा को गहने पहना सकता हूँ। गहनों पर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करने में जुट गया सुनार। तृतीय प्रहर खत्म होते होते वह प्रतिमा गहनों से लद चुकी थी। उठो मित्र, बहुत थक गया हूँ, अब पहरा देने की बारी तुम्हारी है। ब्राह्मण की आंखें सीधी प्रतिमा पर जा टिकी। हे भगवान, इतनी सुंदर प्रतिमा बिल्कुल सजीव लगती है। मैं आज अपनी अद्भुत विद्या के बल से इसमें प्राण डाल दूंगा, फिर यह सचमुच सजीव हो उठेगी। सचमुच ब्राह्मण ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। प्रतिमा जीवित हो उठी। प्रणाम मित्रों, उठो, देखो मैंने प्रतिमा को जीवित कर दिया। हा हा हा। वाह, स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही है यह। मैं इससे विवाह करूंगा। मैंने ही एक बेजान तने को प्रतिमा का रूप दिया था, किंतु वस्त्र तो इसे मैंने ही पहनाए हैं। इससे विवाह करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। गहनों से लदी यह स्त्री सिर्फ मेरी पत्नी बनने योग्य है। तुम तीनों निरे बेवकूफ हो। मैंने इसे प्राण देकर जीवित किया है। इस प्रकार इससे विवाह का अधिकार सिर्फ मुझे है। मूर्खों जैसी बातें न कर ब्राह्मण, यह सिर्फ मेरी पत्नी बनेगी। मेरे रहते कोई इसे हाथ भी न लगा पाएगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा भोज ने दीपक से पूछा, अब तू ही बता दीपक, वास्तव में उस स्त्री से विवाह का सच्चा अधिकारी कौन है? इसमें विचार करने की क्या बात है राजा भोज? ब्राह्मण ही उस स्त्री का पति होगा। यह सुनकर चौबोली बोले बिना न रह सकी। अरे ओ बेवकूफ, ब्राह्मण ने उसमें प्राण डाले, इस प्रकार वह उसका भगवान हुआ। बढ़ई ने उसे बनाया, इस प्रकार उसने भगवान ब्रह्मा का काम किया। दर्जी ने उसे कपड़े पहनाए, वह उसका पिता हुआ, क्योंकि पिता ही पीहर से अपनी बेटी को कपड़े भिजवाता है।
वह स्त्री सुनार की पत्नी बनेगी, क्योंकि सुनार ने उसे गहने पहनाए और किसी भी स्त्री के लिए गहने ही ससुराल से आते हैं। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए पास रखे नगाड़े पर डंके की चोट जड़ दी। नगाड़े की आवाज समूची नगरी में सुनाई पड़ी। रात का द्वितीय प्रहर शुरू हो चुका था। बेचारा दीपक तो गया काम से। क्या और कोई नहीं जो रात काटने के लिए मुझसे बातें करे? मैं हूं ना राजा भोज, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो यह पलंग कैसे बोलने लगा? राजा भोज ने गहरी मुस्कान के साथ पलंग की तरफ देखा और बोला, वाह भाई पलंग, चौबोली से तो तू ही अच्छा। चल, रात काटने के लिए तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। विचित्र देश की राजकुमारी विचित्रा जब युवा हुई तो उसके माता पिता व दादा दादी को उसके विवाह की चिंता सवार हुई। विचित्रा के दादाजी ने अनंग देश के राजकुमार अबोध के साथ विचित्रा का रिश्ता तय कर दिया। ठीक पूर्णमासी की रात को हम अपने बेटे की बारात लेकर आएंगे समधी जी। अवश्य। इसी समय विचित्रा की दादी ने एक अन्य राज्य के राजकुमार कार्तिक से विचित्रा का रिश्ता तय कर दिया। इधर विचित्रा के पिता ने अपनी बेटी का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार रुपेश से तय कर दिया। पूर्णमासी का दिन विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है। यह विचित्र संयोग था कि इसी वक्त विचित्रा की मां ने भी अपनी पुत्री का विवाह अपनी प्रिय सखी के पुत्र राजकुमार अंचल से तय कर दिया। आज तक हम सखियां थी, अब समधिन बन गई। किंतु असली समधिन तो पूर्णमासी की रात को बनेंगी, जब हमारे बच्चे विवाह के बंधन में बन जाएंगे। हंगामा, जी हाँ, हंगामा ही तो बरप रहा था आज विचित्र नगरी के राजमहल में। नहीं, यह क्या कह रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं महारानी। हम विचित्रा का संबंध राजकुमार रुपेश से कराए हैं, किंतु हम विचित्रा का संबंध राजकुमार कार्तिक से कराए हैं। किंतु मैं अपनी पुत्री का संबंध अपनी प्रिय सखी के बेटे राजकुमार अंचल से कराई हूँ। हे भगवान, यह किस धर्म संकट में डाल दिया तूने? पूर्णमासी की रात एक साथ 4 बारातें हमारी नगरी में आएंगी, हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। आप चिंता न कीजिए बाबा, पूर्णमासी की रात को 4 बारातें यहाँ आने दीजिए। मैं आपके सम्मान को धूल में नहीं मिलने दूंगी। धक धक धड़क रहा था हर किसी का दिल। पूर्णमासी की रात विचित्र नगरी के इतिहास में सबसे विचित्र थी। यह रात जब 4 बारातों ने एक साथ विचित्र नगरी में प्रवेश किया था। हर शख्स की जुबान पर कीर्तन कर रहा था यही प्रश्न, अब क्या होगा? राजकुमारी विचित्रा कैसे निपट पाएगी इस विचित्र परिस्थिति से? तभी आंधी तूफान सा उस कक्ष में प्रवेश किया था दासी ने। महाराज, राजकुमारी विचित्रा। क्या हुआ विचित्रा को? पलक झपकते सभी विचित्रा के कक्ष में पहुंचे। विचित्रा, विचित्रा, तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे मेरी बच्ची। किंतु विचित्रा जीवित होती तो देती ना महारानी के प्रश्नों का जवाब। विचित्रा मरने से पहले जवाब इस पत्र में लिख गई थी। पिताश्री, विचित्र नगरी व आपके सम्मान को बचाने का यही एक उपाय था। अब आप धर्म संकट से मुक्त हो जाएंगे। विचित्रा। कायल हो गए थे चारों राजकुमार विचित्रा का यह अद्भुत निर्णय देख। सही मायनों में विचित्रा ही मेरी पत्नी बन सकती थी। मैं इसी के साथ चिता में जल मरूंगा। और सचमुच राजकुमारी के साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर गया अबोध। राजकुमारी भले ही मर गई हो, किंतु मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करूंगा। राजकुमार कार्तिक विचित्रा की अस्थियां बटोर कर उन्हें गंगा में विसर्जित करने चला गया। राजकुमार रुपेश ने चिता की राख से विचित्रा की सुंदर प्रतिमा बनाई और शमशान के निकट ही एक कुटिया बनाकर सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। वह सुबह शाम विचित्रा की प्रतिमा को निहारता रहता। उसके लिए जीवन का अर्थ अब सिर्फ विचित्रा की प्रतिमा के आगे आंसू बहाना रह गया था। अब बचा राजकुमार अंचल। विचित्रा की मौत ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसके लिए सांसारिक मोह अब किसी काम का नहीं रहा था। वह सन्यासी बनने के लिए एक महान योगी की शरण में चला गया। प्रणाम बाबा। आओ वत्स। अंचल योगी बाबा से एक अद्भुत विद्या सीखने में जुट गया। एक दिन, वत्स अंचल, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। यह है वो सिद्धि दंड जो तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है बाबा, राजकुमारी विचित्रा को पुनर्जीवित कर उससे विवाह करना। आज मेरा सपना पूरा होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। राजकुमारी विचित्रा अवश्य पुनर्जीवित होगी वत्स।
शमशान घाट के निकट बनी कुटिया में पहुंचकर अंचल ने सिद्धि दंड विचित्रा की प्रतिमा से छुआ दिया और मानो चमत्कार हो गया। हा हा हा, मैंने तुम्हें पुनः जीवित कर दिया विचित्रा, अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। विचित्रा के साथ साथ राजकुमार अबोध भी जीवित हो उठा, क्योंकि जिस चिता की राख से विचित्रा की प्रतिमा बनी थी उसमें अबोध का अंश भी शामिल था। नहीं अंचल, मैं विचित्रा के साथ जल मरा था, इसलिए विचित्रा से विवाह का अधिकार सिर्फ मुझे है। मैंने चिता की राख से विचित्रा की प्रतिमा बनाकर इसे अपने पास रखा है, अतः विचित्रा से विवाह सिर्फ मैं करूंगा। विचित्रा सिर्फ मेरी पत्नी बनेगी। कार्तिक, तुम यहाँ? हाँ, मैंने ही विचित्रा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थी, अतः विचित्रा सिर्फ मेरी पत्नी बन सकती है। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा भोज पलंग की तरफ मुखातिब हुए। अब तू ही बता भाई पलंग, विचित्रा से विवाह का अधिकार किसे है? इसमें सोचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता राजा भोज। राजकुमारी विचित्रा उसी की पत्नी बनेगी जो उसके साथ चिता में जल मरा था। पलंग का अटपटा जवाब सुन चौबोली बोले बिना रह न सकी। मूर्ख पलंग, जवाब देने से पहले कुछ सोचा तो कर। चिता में जलने वाला तो गुलाम, मित्र या बंधु भी हो सकता है। धाड़! विचित्रा से विवाह का अधिकार सिर्फ राजकुमार रुपेश को है, जिसने विचित्रा की राख से उसकी प्रतिमा बनाकर उसे अपनी कुटिया में रखा और रात दिन उसके आगे आंसू बहाता रहा। जो उसकी अस्थियां चुनकर गंगा में विसर्जित करने गया वह उसके पिता के समान हुआ। जिसने उसे सिद्धि दंड छुआ कर पुनर्जीवित किया वह ईश्वर की भांति हुआ। चौबोली दूसरी बार बोली। ढम! लगता है आज चौबोली को 4 बार बुलवा कर ही रहेगा वह युवक। नगाड़े की आवाज से प्रजा में खलबली मचनी ही थी। रात का तीसरा प्रहर शुरू हुआ। बेचारा पलंग तो गया काम से। क्या इस कक्ष में कोई नहीं जो समय व्यतीत करने के लिए मुझसे बातचीत कर सके? मैं हूं ना राजा भोज। चौबोली अवाक कि यह दर्पण कैसे बोलने लगा। दरअसल दर्पण में राजा भोज का तीसरा मित्र बेताल सूक्ष्म रूप धर कर छुपा हुआ था। वाह भाई दर्पण, चौबोली से अच्छा तो तू है। चल तुझे भी एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। बहुत समय पहले अनंग नामक एक राज्य था। वहाँ की राजकुमारी सौंदर्या अपने ही राज्य के मंत्री पुत्र उत्तम से प्यार करती थी। एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा सौंदर्या? यूं कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? तब हम क्या करें उत्तम? मैंने एक उपाय सोचा है। हम आज रात इस राज्य से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में भाग चलेंगे, जहाँ विवाह कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। किंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम आए हो? मैं काले कपड़े पहने व चेहरे पर काला नकाब लगाए घोड़े पर सवार होकर महल के पिछवाड़े आऊँगा। तुम वहाँ तैयार रहना। ठीक है। उसी रात सौंदर्या उत्तम के साथ वह राज्य छोड़कर चली गई। शीघ्र ही वे एक अन्य राज्य में जा पहुँचे। यह राज्य हमारे लिए ठीक रहेगा उत्तम। अब तुम्हें यह काला नकाब पहनने की जरूरत नहीं है। नकाब हटते ही चीख पड़ी सौंदर्या। नहीं, चीखो मत राजकुमारी, वरना सैनिक हमें पकड़ लेंगे। कौन हो तुम? उत्तम कहाँ है? जवाब दो। मैं उत्तम का मित्र हूँ। दरअसल उत्तम अपने परिवार के मोह को छोड़ न सकने के कारण स्वयं आने की बजाय मुझे आगे कर गया। मेरा नाम कामेश है। अब उत्तम को भूल ही जाओ सौंदर्या, वह कायर पुरुष था जो तुम्हारे साथ आने की हिम्मत न कर सका। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सौंदर्या। आखिरकार सौंदर्या इसे अपने भाग्य का खेल समझकर कामेश के साथ रहने लगी। शीघ्र ही कामेश को राज दरबार में उच्च पद पर नौकरी मिल गई। कामेश वीर, साहसी व चतुर था, इसलिए धीरे धीरे कामेश की कीर्ति चहुं और फैलने लगी। उसने अपनी चतुराई से राजा अनिरुद्ध का दिल जीत लिया। कामेश, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। अनिरुद्ध की पुत्री राजकुमारी अरुणा धीरे धीरे कामेश की ओर खिंच रही थी। वह मन ही मन कामेश को चाहने लगी थी। यह बात जब सौंदर्या को पता लगी तो वह अवाक रह गई। हे ईश्वर, उत्तम की तरह कहीं कामेश भी मेरे जीवन से न निकल जाए। मुझे कुछ करना होगा। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वह शायद आपकी कुछ मदद कर सके। दासी के संग सौंदर्या तांत्रिक के पास जा पहुंची। यह मांत्रिक धागा है सौंदर्या, इसे रात को सोए हुए कामेश के गले में बांध देना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद तांत्रिक बाबा। सौंदर्या ने तांत्रिक के कहे अनुसार अपना काम किया। अगले क्षण मानो चमत्कार हुआ।
यह तूने क्या किया दुष्टा? मैंने तुझे नया जीवन दिया और तूने मुझे ही इस पिंजरे में कैद कर लिया। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था? तोता बना कामेश चीख पड़ा था। विश्वास नहीं था, तभी तो इस पिंजरे में कैद कर लिया। अब तुम हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहोगे। मैं उत्तम को खोकर अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुझसे बढ़कर पापी स्त्री और कोई नहीं सौंदर्या। बेचारा कामेश अब तोता बना हमेशा उस घड़ी को कोसता रहता जब वह उत्तम के कहने पर सौंदर्या को लेकर इस राज्य में आया था। किसी तरह, किसी भी तरह, बस एक बार मैं इस पिंजरे से आजाद हो जाऊं, फिर कभी सौंदर्या का मुंह नहीं देखूंगा। और एक दिन कामेश की मुराद पूरी हो गई। दासी की गलती से पिंजरा खुला रह गया। आज मुझे सौंदर्या की कैद से छुटकारा मिला। तोता बना कामेश पिंजरे से आजाद हो गया। बहुत देर तक वह इधर उधर उड़ता रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपने गले में बंधा यह धागा खुलवाऊं? राजकुमारी, हाँ, राजकुमारी अरुणा शायद कुछ मदद कर सके। शीघ्र ही वह अरुणा के कक्ष में था। अरुणा, राजकुमारी अरुणा, मेरी मदद करो। कौन हो तुम? मैं कामेश हूँ। मेरे गले में काला धागा बंधा होने के कारण मैं तोते में बदल गया हूँ। मेरे गले से यह धागा खोल दो अरुणा। कामेश। धागा खुलते ही कामेश पुनः मानवाकार ग्रहण करता चला गया। उसने सारी कहानी अरुणा को कह सुनाई। सुनकर, सौंदर्या को भूल जाओ कामेश, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दिन में तुम तोता बनकर महल में रहोगे, रात को कामेश बनकर मेरे कक्ष में। किंतु एक दिन कामेश का यह दोहरा रूप राजा अनिरुद्ध को पता चल गया। फौरन कामेश को गिरफ्तार कर हमारे सामने हाजिर करो। जी महाराज। अरुणा के चेहरे पर इस समय भूलचाल कैसे भाव थे। इससे पहले कि सैनिक यहाँ तक पहुँचे, तुम यहाँ से भाग जाओ कामेश। यह तुम क्या कह रही हो अरुणा? तुम भी सौंदर्या की तरह? यह समय बहस करने का नहीं है। यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। एक बार फिर औरत से धोखा खाया कामेश महल से जान बचाकर भागा तो सीधा एक सेठ के घर पनाह मांगने पहुंचा। राजा का विशेष सलाहकार कामेश यहाँ? क्या बात है? राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लीजिए सेठ जी। कामेश ने सेठ जी को सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह कामेश के साथ कर उसे एक कक्ष में बंद कर दिया। कुछ ही पलों में सैनिक वहां आ धमके। इस कक्ष में कौन है सेठ जी? इसमें मेरी बेटी व दामाद सो रहे हैं। अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। सेठ जी की फटकार सुनकर सैनिक चले गए। अब कामेश अपना नया जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ नगर भ्रमण को निकला कि अचानक, कामेश, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे कामेश? सौंदर्या। यही वह क्षण था जब राजकुमारी अरुणा भी वहां से गुजर रही थी। ठहरो सौंदर्या, कामेश मेरा, सिर्फ मेरा है। नहीं, मैंने इनसे विवाह किया है, ये सिर्फ मेरे पति हैं। आखिरकार मामला राजा अनिरुद्ध के सामने पेश हुआ। कामेश मेरा है पिताश्री, अब मुझे आपके क्रोध का भी भय नहीं। मैं कामेश से विवाह करूंगी। कामेश मेरा है महाराज। कामेश ने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए हैं महाराज। इस तरह कामेश सिर्फ मेरे पति हैं। अजीब पशुपेश में पड़ गए थे राजा अनिरुद्ध। अब तू ही बता दर्पण, कौन सी लड़की कामेश के साथ रहने योग्य है? सौंदर्या, अरुणा या फिर सेठ की पुत्री? इसमें सोचने की क्या बात है? सौंदर्या ही कामेश की पत्नी बनेगी। यह सुनकर चौबोली पिफर पड़ी। कामेश की पत्नी तो सेठ की पुत्री ही बनेगी, क्योंकि उसने कामेश के प्राण बचाए, जबकि सौंदर्या व अरुणा ने तो कामेश के साथ विश्वासघात किया। मुस्कुराते हुए राजा भोज ने नगाड़े पर तीसरा डंका जड़ दिया। चौबोली तीसरी बार बोली, ढम। अब चौबोली सचेत हो गई। अवश्य ही यह कोई विलक्षण व्यक्ति है, वरना आज तक कोई 3 बार मेरा मुंह नहीं खुलवा पाया। किंतु अब मैं सचेत रहूंगी, किसी भी हालत में चौथी बार नहीं बोलूंगी। रात का चौथा प्रहर शुरू हुआ। प्रजा के दिलों की धड़कन बढ़ गई। चहों और उत्तेजना व्याप्त थी। क्या आज चौथी बार नगाड़ा बजेगा? क्या आज राजकुमारी चौबोली शर्त हार जाएगी? क्या राजकुमारी चौबोली चौथी बार बोलेगी? चौबोली तो कुछ बोलती नहीं। अब रात का चौथा प्रहर कैसे कटे? क्या कोई नहीं जो मेरे साथ बात कर सके? तभी चौबोली के गले में हार के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके छुपा राजा भोज का चौथा मित्र जुआरी बोल उठा, अरे ओ चौबोली के पति, मैं तुमसे बात करूंगा।
सुनकर चौबोली का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह गले का हार तोड़ते हुए बोली, क्यों रे निगोड़े, मैं अभी चौथी बार तो बोली नहीं, ना ही मेरा इस युवक से विवाह हुआ, फिर तो इस युवक को मेरा पति कैसे बता रहा है। सुनते ही राजा भोज ने मुस्कुराते हुए नगाड़े पर चौथा डंका जड़ दिया। चौबोली चौथी बार बोली, ढम। उफ, यह क्या गलती कर बैठी मैं। शर्त के मुताबिक चौबोली का विवाह धूमधाम से राजा भोज के साथ हो गया। विवाह उपरांत, अब हमें चलने की आज्ञा दो भोज, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। राजकुमारी चौबोली की शर्त पूरी करने में तुमने मेरी जो मदद की है, उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा दोस्तों। जब चौबोली को मालूम पड़ा कि उसे पराजित करके उससे विवाह रचाने वाला युवक और कोई नहीं, स्वयं उज्जैनी के राजा भोज हैं, तो उसकी खुशी का पारावार न रहा। अगर कोई दुखी था तो वह थी राजा भोज की पहली पत्नी। हाय, मैंने व्यर्थ ही हट न किया होता, वह चौबोली को ब्याहने का ताना न कसा होता, तो आज मुझे सौतन का मुंह न देखना पड़ता। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।